हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी से, और इस वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन इंडिया डेवलपमेंट, एलॉन मस्क कमिंग टू इंडिया। तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को लेके आपकी क्या थॉट है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उसामा। आपका नाम? सैयद अवैस। आपका नाम? एतजाज। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में बीए ऑनर्स कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। पॉलिटिकल साइंस में तो फिर तो बड़ी ये ज़बरदस्त किस्म की ये गुफ्तगू होगी, मज़ा आएगा इनसे बात करते हुए। अच्छा, टॉपिक जिसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो यही है, सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं, पाकिस्तान दिन ब दिन जो कंडीशन, जो बुरी कंडीशन में जाता जा रहा है, उसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं, या जो हमें कह दिया जाता है वो जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। क्या इंडिया हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है? क्या इंडिया हमें तबाह करना चाहता है? नहीं, इंडिया का इसमें मसला नहीं है मेरे ख्याल से, कि जिस तरह हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बुनियाद जब हमने रखी है वही हमने ऐसी बुनियादों पे रखी है जो आज मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चल ही नहीं सकती। 20वीं सदी के अंदर हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो बने हुए हैं, आज तक ना हमने कवानीन बदले हैं, ना ही उन इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि आप बाहर किसी को इसके लिए आप कहो कि जी वो बंदे ने करवाया है या उसने करवाया है, हमें अपने अंदर आज देखना चाहिए और अपने इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने की कोशिश करें। ठीक है, 1947 से अगर स्टार्ट लें, हम बात करें कहाँ पे आके हमने गलतियाँ करनी स्टार्ट की। अगर हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, हम हिस्ट्री का एक ये क्वेश्चन करते हैं, किधर से पॉइंट आउट करिए कि किस जगह पे जाके, कौन से सन में जाके, कौन से ईयर में हमने मिस्टेक्स करना स्टार्ट की जिसकी वजह से हम आज इस कंडीशन। ठीक है, मिस्टेक्स जो हैं वो खास किसी ना ही पॉलिटिकल पार्टी से मिलानी चाहिए हमें, ना ही किसी एक खास बंदे के साथ लिंक करना चाहिए कि जी इस बंदे ने, जैसे अभी एक पॉलिटिकल हम देख रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है कि जी फलां बंदे ने खराबी कर दी या फलां ने। ये हमने शुरू में जो इंस्टीट्यूशंस की बुनियादें रखी, जैसे कि 1947 के अंदर से लेके 58 तक हमारे पास 56 तक कोई आइन नहीं था, आइन तोड़ा गया, फिर दोबारा से, या 73 तक जब तक हम गए हैं तब तक हम आइन भी 2 दफ़ा तोड़ चुके थे, और उसके बाद अपने मुल्क का एक बड़ा हिस्सा हम गंवा चुके थे। तो उसके बाद हमने सबक सीखने थे कि जी हमने बाकी सूबों को इख्तियार देते हुए अपने आप को कैसे बेहतर करना है। हमने 18वीं तरमीम की, सूबों को राइट्स दिए गए, लेकिन हम उसको भी प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सके। आज ये हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में बात चल रही है कि 18वीं तरमीम को वापस करके हमें दोबारा सेंटर की तरफ पावर लेके आनी चाहिए। तो ये वाली आपने ये बोला कि प्रॉब्लम्स किसी भी स्पेसिफिक पार्टी को नहीं हमने मेंशन करना चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करें, सीटो सेंटो का जो इशू था, आपको नहीं लगता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, कहीं कहीं उस सीटो सेंटो से ही हम गलती की तरफ चल गए, हम ग्रुप्स में आ गए, और जो दूसरे खासतौर पे इंडिया था उसने न्यूट्रल रहा और उसने रिलेशन नॉन अलायंस रखा और रिलेशन सबके साथ बेहतर रखने की कोशिश की। जी ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ कंपैरिजन मेरे ख्याल से लोग करते भी हैं, और आजकल एक बहुत पॉपुलर चीज़ बनी हुई है कि इंडिया आईटी में बहुत ग्रूम कर गया है, हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन क्या कंपैरिजन नहीं करना? नहीं, कंपैरिजन कर सकते हैं आप, किया जा सकता है, लेकिन किसी भी 2 बंदों की जब रेस होती है तो स्टार्ट देखना चाहिए कि एक बंदे ने कहाँ से किया और हमने कहाँ से किया। जब बना था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पास टोटल 2 इंडस्ट्रीज थी, 2 से 4 से 10 कर सकते हैं आप, और उनके पास उस वक्त कितनी थी? 10-12, लेकिन अगर हम देखें तो वो 80-90 की तरफ जा चुके थे। तो रेस जो स्टार्ट हुई है उसमें वो आगे थे। उसके अंदर दूसरी बात यह है कि उनके पास एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम कांग्रेस है, और हमारे पास एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो मुख्तलिफ धड़ों से मिलकर बनी थी, और उसने एक नेशनलिज्म का नारा लगा के लोगों को इकट्ठा किया था। वो सब कुछ हो गया, इंडिया ने वो वाली बुनियाद को यूज़ करते हुए सीटो सेंटो जब हुआ तो वो एक मजबूत पोजीशन पे मौजूद थे, कांग्रेस वहाँ पे मौजूद थी, तो वो स्टैंड ले सकते थे। हमारे यहाँ पे डिक्टेटर पावर में था। अब हम दे देते हैं इल्ज़ाम सारा पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन सीटो सेंटो ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने साइन किया, वो एक डिक्टेटर ने साइन किया। अच्छा, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो सियासी पार्टीज पे हम जो सा वो इल्ज़ाम लगाने के लिए देखना चाहिए वो किया किसने। आपने ये बोला कि रेस स्टार्ट हुई, वो रेस में ही पहले थे, आगे थे, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। 80s तक हमें ये, जब हम बुक्स में पढ़ते हैं, बताया जाता है पाकिस्तान एशियन टाइगर था, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से GDP और ये सब कुछ बेहतर चल रहा था, इंडिया में गुर्बत थी।
अब तब हमें याद नहीं था आ रहा कि वो रेस में हमारे से आगे थे। तब तो हम मतलब ये कहते थे वहाँ वॉशरूम नहीं है, वहाँ टॉयलेट नहीं है, वहाँ गुर्बत बहुत है। आज हम ये कहते हैं कि वो रेस में आगे थे, तो मतलब नहीं रेस में आगे से मुराद ये थी कि जो आपने मुझसे सीटो सेंटो का सवाल किया ना, कि सीटो सेंटो में इंडिया नहीं गया, हम गए। मैंने उसका जवाब दिया कि इंडिया के पास बारगेनिंग पोजीशन थी, इसलिए वो नहीं गए, हमारे पास वो बारगेनिंग पोजीशन नहीं थी। दूसरा, जब हम करते हैं कि जी 2000 हाँ कि जी 9/11 हुआ, हम चले गए, एक बाहर वाली फॉरेन वॉर का हिस्सा बन गए, तब भी बारगेनिंग पोजीशन हमारे पास क्या थी? ठीक है, उस पर भी बहस हो सकती है कि थी, हमें थोड़ा कम कर लेना चाहिए था, लेकिन बारगेनिंग पोजीशन नहीं थी। दूसरी बात ये कि इकोनॉमी की बुनियाद 1990s तक ये बात बहुत पॉपुलर है कि जी इंडिया जो है वो 1990s तक पाकिस्तान और इंडिया बराबर थे, पाकिस्तान आगे जा रहा था, एशियन टाइगर थे, कहा यह जाता है। हाँ कहा यह जाता है, लेकिन बुनियादें हम नहीं देखते, हम भूल जाते हैं कि रूट्स क्या थी। हमारी इकोनॉमी की जो उस वक्त पोजीशन थी, उसकी रूट्स ये थी कि हमें फॉरेन एड आ रही थी, आर्टिफिशियल वो सब आर्टिफिशियल एक हमने बबल क्रिएट किया हुआ था, वो बाद में बस्ट हो गया। इंडिया ने 1990s में IITs पे पैसा लगाया, आज वो IITs के जरिए लोगों को वो गूगल पे चेयर जो CEO बन जाते हैं, जो एक पॉपुलर बात बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल कंपनी की, यूट्यूब कह लें आप या माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सी ऐसी। बिल्कुल ऐसे वो क्या होता है कि इकोनॉमी की जो पूरा सर्कल है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जब खड़ा होता है, तो हम जो होती है, जो हमारी पुरानी ओल्ड इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जैसे फ्यूडलिज्म है, ये जो अजारादारी निज़ाम है, इसके ऊपर जब हम खड़े होते हैं, पाकिस्तान जागीरदारी निज़ाम से आज तक छुटकारा हासिल नहीं कर सका। उसके लिए भी ये है कि जी बारगेनिंग पोजीशन शुरू में नहीं थी, इंडिया ने 1948 के अंदर ही उसको बैन लगा दिया, हम नहीं लगा सके, रिफॉर्म्स किए उन्होंने। बिल्कुल हम नहीं कर सके। तो हमारी इकोनॉमी की बुनियाद हमेशा क्या रही है कि जगीरों पे हमने पैसा कमा लिया, इन चीज़ों पे। उन्होंने 1990s में फैसला कर लिया कि अब हम ओल्ड इंस्टीट्यूशंस पे रिलाई नहीं करेंगे, हम अब एंटरप्रेन्योरशिप को हम देंगे, हम उसको सराहेंगे, और हो गया। तो उसकी वजह से आज मेरे ख्याल से चेंज, तब भी पाकिस्तान कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं था, ये सिर्फ पॉपुलर ओपिनियन बनाने के लिए 1980s में जो ज़िया ने हमारे यहाँ पे आगे एक्सट्रीमिज्म फैलाया, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सारी बातें। एक्सट्रीमिज्म या इस्लामिज्म? एक्सट्रीमिज्म, मैं तो उसको एक्सट्रीमिज्म ही कहूँगा, क्योंकि पंजाब के अंदर बैठे लोगों के लिए उसको इस्लामिज्म कहना आसान बात है, लेकिन हमारे भाई यहाँ गिलगित बल्तिस्तान से भी बैठे हैं, इन्होंने उन चीज़ों का असल देखा है कि शिया सुन्नी जो लड़ाइयाँ हुई हैं, वो एक्सट्रीमिज्म फैलाया गया, इस्लामिज्म हरगिज़ नहीं फैलाया। बड़े नारे लगे हम उस जी करूँगा। ये जो इन्होंने आपने कहा ना कि हम एक आर्टिफिशियल बबल के अंदर थे और हमें फॉरेन एड्स आ रही थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी एक चीज़ है कि जो हमने ये सुना है कि यूब के जो दौर है वो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है, बिल्कुल थी, अच्छा ये बिल्कुल थी, लेकिन इस डेकेड ऑफ डेवलपमेंट्स के अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं लेटर ऑन पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, अब देखें ना, जब यूब का इरा ख़त्म होता है और भुट्टो का इरा स्टार्ट होता है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बुरे हालात में चली जाती है। इसी वजह से हम देखते हैं, अच्छा ये क्यों ऐसा हुआ कि हम तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में थे, तो एक सडन डिक्लाइन आता है, इसकी वजह क्या थी? तो मैं एकेडमिकली उसमें थोड़ा सा ये कहा जाता है वो 1971 में थोड़ी वार, वो सुने, मैं आपको एक आर्गूमेंट बिल्डअप करने दें, मैं इसको एकेडमिकली लिंक करूंगा। ये सैयद अकबर जैदी अपनी बुक में लिखता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, वो ये कहता है कि मसला ये था कि उस वक्त हम ग्रो कर रहे थे, लेकिन वो ग्रोथ किस चीज़ की थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी। अब हमने देखना है कि पाकिस्तान की जो जितनी भी पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो बेस थी लैंड पे। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको हमने बिल्कुल साइड पे कर दिया, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको उठा दिया। अब उससे क्या हुआ कि एक रैपिड ग्रोथ आई। पहली बात हमने ये देखना है कि रैपिड ग्रोथ आई कहाँ पे थी, आई कहाँ पे थी, नहीं आई कहाँ पे थी, वो आई थी तमाम सूबों के अंदर, खुसूसन पंजाब के अंदर जो अर्बन एरियाज से और हब थे, जैसे कि पंजाब, लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, फैसलाबाद सबसे आगे। अच्छा फैसलाबाद, अच्छा इन सिटीज के अंदर आई। पीछे चले जाओ तो बहुत ज्यादा गुर्बत थी, ये लोग बहुत ऊपर चले गए। अब यहाँ से हमने देखा कि ये 20-22 खानदानों की जो इंडस्ट्रियल पावर आती है, ये इकोनॉमिक जाइंट बनते हैं, लेटर ऑन फिर जो है ना वो पावर के साथ अलाइन करते हैं, और वो आज तक हमारी ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये बेसिकली वो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट की भी एक काइंड ऑफ मिथ है। बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है, ब्रेक लेते हैं अजान की वजह से, उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे अगर ये 5 मिनट दें, बहुत मज़ा आ रहा है बात करने में। जी अजान की वजह से हमने ब्रेक ली और अभी वहीं से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पास्ट की बात कर रहे थे, हिस्ट्री, इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री की बात कर रहे थे। मुझे ये बताएं कहाँ पे जाके इंडिया ने ये सोचा कि अब हमने डेवलपमेंट की तरफ काम करना है, हमने जो उनसे जैसे आपने बोला IIT, तो उस टाइम पे हमारा क्या फोकस था, हमारा क्या विजन था, उनका क्या विजन था? अच्छा मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके लिए कर दूं, क्योंकि आजकल मैं वही बात करता हूँ ना
कि हमेशा इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करना आसान है, लेकिन असल में उनकी जो रूट्स है ना उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। 1990s में आप जाएंगे, इंडिया भी डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा था। उन्होंने इवन अपना, हाँ बिल्कुल, गोल्ड भी अपना उन्होंने उनको दे दिया था, तो उनमें मसाइल थे। ये क्या होता है कि जब आप क्रॉस रोड्स पे आते हो ना, तब भी इस तरह के डिसीजंस आते हैं कि क्या आपने आगे अब डेवलपमेंट करनी है या आपने अपने कंट्री को ख़त्म करना है, डिसॉल्व हो जाएगा, सारे इलाके अलग अलग हो जाएंगे। 1986 के अंदर वहाँ खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पे थी, वहाँ पे भी यही नारे लगते थे कि या हम अलग हो जाएंगे या हम हमारी डेवलपमेंट का कुछ करें। क्रॉस रोड्स पे आए, आज हम भी उन्हीं क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। हम भी ये देख रहे हैं कि क्या या तो हमारा जो कंट्री है वो डिसॉल्व कर जाएगा, हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा। हाँ, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है। हाँ, क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, यहाँ डिसीजन लिया जा सकता है। और डिसीजन में किसी पार्टी के हक में बात नहीं करना चाहता कि जी फलां पार्टी इसका सोल्यूशन है या फलां पार्टी इसका सोल्यूशन। हम ही लोग हैं जो आज यहाँ पे बैठ के ये गुफ्तगू कर रहे हैं। और मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि ये किसी पार्टी ने चेंज नहीं लाना, ये चेंज मैंने लाना है, ये चेंज इन्होंने लाना है, ये चेंज यूथ ने खास तौर पे लेके आना है। हम हमेशा ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, पार्टीज को। अच्छा, मैंने ये सवाल मेरा ये था कि जब वो IIT कार्य के ऊपर उनका फोकस था, हमारे यहाँ पे क्या क्राइसिस चल रहे थे, हमारे यहाँ पे क्या विजन था, जिसकी वजह से हम देखें नज़र तो होती है ना, जैसे हमारी अभी इंडिया पे है, हमें पता है कि भाई इंडिया इस टाइम 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, हमें पता है वो अपनी मर्सिडीज बना रहा है, हमें पता है वो ऑयल रशिया से ऑयल लेके आगे यूरोप बेच रहा है, वो बेच रहा है, ये सब पता है। हमने तब क्यों नहीं IITs पे या इस तरह यूनिवर्सिटीज पे फोकस किया, UET पे फोकस किया, और हमारे बहुत से इंस्टीट्यूट थे, क्यों नहीं फोकस किया? ये फोकस इसलिए नहीं किया, वही बात है कि वो उसके पीछे की जो पॉलिटिक्स थी ना वो यही थी कि हम जो थे वो कुछ धड़ों को कुछ सपोर्ट करना चाहते थे। और उस वक्त हम ताज़ा अभी ज़ियाद ने जो हमारे यहाँ पे मुहाजिर कल्चर स्टार्ट किया था उसकी रिपरकशंस देख रहे थे 1990s के अंदर। और फिर क्या हुआ, एक बहुत ही उम्दा बात यह है कि 1990s के अंदर आप 1990 से 2000 में देख लें कितनी हुकूमतें तब्दील की गई हैं। जब ऑलमोस्ट चार हुकूमतें जब की जाएं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने लगे तो अगले 10 साल के लिए फिर मार्शल लॉ लग जाए, तो उस दौर के अंदर आप कैसे इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं कि हम IITs लगाएं, UET पे फोकस करें। इवन हमने कोशिश की कि हम मेडिकल कॉलेजेस पे फोकस करेंगे, अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें, और हमने किए भी। अभी हमने अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स पे फोकस किया, लेकिन हमने अपना फ्यूचर का विजन नहीं देखा कि फ्यूचर की दुनिया IT की दुनिया, इंजीनियरिंग की दुनिया, हमने उस पर पैसा नहीं लगाया। लेकिन इसमें होपलेसनेस या पेसिमिज्म का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। हम अभी भी ये क्रॉस रोड्स पे खड़े ये फैसला कर सकते हैं। अच्छा, आप इसके अंदर मुझे ये बताएं, मेरा यही सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि जब वो IITs पे या यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस कर रहे थे उस टाइम हमारा फोकस कहीं ना कहीं जिहाद की तरफ था, अफगानिस्तान की तरफ था, या हम वार इन टेरर में घुसते जा? देखिए जी, ये लगता नहीं, ये फैक्ट है, और ये अब पूरी दुनिया मानती है कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो थी वो बहुत मुख्तलिफ थी। ये बात तो होगी, मैं एक्चुअली इनकी बात को ज़रा कैरी करूँगा कि मैं पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन ना लोग हिस्ट्री में भी करते हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मैं पाकिस्तान की सेम आज की सिचुएशन को एक और कंट्री के साथ ना थोड़ा सा मैं रिलेट करता हूँ, फ्रांस के साथ। 3, 4, 5, 6 मसले कॉमन थे हमारे आज के और उनके फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। सबसे पहला मसला क्या था उनका कि वहाँ पे डेस्पोटिक हुकूमत थी, ठीक हो गया। दूसरा मसला ये था कि वहाँ पे 2-3% अशराफिया थी, रिलीजियस प्लस नोबिलिटी एंड एरिस्टोक्रेट्स। उन्होंने मिल के ना पाकिस्तान के मैक्सिमम रिसोर्सेज पे और फ्रांस की मैक्सिमम रिसोर्सेज पे और उनकी जो पॉलिटिकल स्फेयर पे ना उन्होंने कब्जा किया हुआ था। आज एलीट कैप्चर कह रहे हैं, आज एलीट कैप्चर कह रहे हैं। 2 मसले हो गए। तीसरा मसला ये था कि हमारी जो टैक्सेशन है, उस वक्त वो लोग टैक्स नहीं देते थे जो लीड थे, बाकी सारे लोग टैक्स दे रहे थे। आज पाकिस्तान के अंदर भी ये मसला है। अच्छा, लेकिन बहुत से जो एक्सपर्ट राइटर्स हैं, जैसे मैं 2-3 का नाम ले सकता हूँ, पॉल कैनेडी हो गया, डेविड थॉमसन हो गए, ये राइटर ये एनालिसिस करते हैं कि अगर उस वक्त जो उनके अवाम थी, गरीब कॉमनर्स थे, जो अवाम गरीब थी, आम अवाम जो थी, जो 96-7% अवाम थी, आप हिसाब लगाएं, अगर उनके मुतालबे मान लिए जाते ऊपर वाली सरकार की तरफ से तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ना आता। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा, अब मुतालबे क्या थे, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। मुतालबा ये था कि जी हम टैक्स दे रहे हैं, आप लोग भी दें। पहला मुतालबा। कमाने वाले हम हैं, ये जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो कमा नहीं रहे। कमा कौन रहा है? मैं काम कर रहा हूँ, आप काम रहे। अच्छा, मेरी वजह से मुल्क चल रहा है ना, जब मेरी वजह से मुल्क चल रहा है तो पावर भी मुझे मिलनी चाहिए। यही आज की डिमांड। अच्छा, अब करना क्या चाहिए कि पैसे मैं दे रहा हूँ तो शेयर कम करके मेरा काम करके अपना बढ़ाओ, पहला काम।
दूसरा काम आपने क्या करना है कि पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर आपका शेयर मैक्सिमम है, मेरा है ही नहीं है, तो ये शेयर मुझे भी ट्रांसफर किया जाए ताकि काइंड ऑफ एक इक्वालिटी पैदा की जाए। अच्छा, ये चीज़ें अब ये राइटर ये एनालिसिस करते हैं कि अगर उस टाइम के अंदर ये काम हो जाते तो फिर क्या होना था, फ्रेंच रेवोल्यूशन ना आता। हमारे मुल्क के अंदर भी जैसे इन्होंने कहा ना कि हमारी पॉलिटिकल प्योरिटीज नहीं थी, आज भी ये सारे काम पॉलिटिकल स्टेज के ऊपर ही ये सारे होने हमारी वजह से हैं, लेकिन इनकी फाइनल स्टेज कौन सी है, पॉलिटिकल। तो लगता है यहाँ पे भी इनकलाब आने वाला है। आपको नहीं इनकलाब पे बाद में जाता हूँ मैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा इंकलाब आए, लेकिन ये इंकलाब ही है जो आज हम बात कर रहे हैं। 1980s का बंदा अगर बैठे हो, आप उस जनरेशन से बात करो, वो कभी ये बात भी नहीं खुल के कर सकते थे। अभी कुछ दिनों पहले री इमेजिनिंग पाकिस्तान ने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एक सेमिनार करवाया, सेशन करवाया, उसके अंदर लोग उन्होंने बुलाए डिफरेंट अफेयर से, उन सब ने आके खुल्लम खुल्ला जिसे कहते हैं कि ओपनली ये बात की है कि ये मसाइल हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे आजकल ओपनली बात हो रही है। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो और इस वीडियो का टॉपिक यानी एलॉन मस्क जो कि इंडिया आ रहे हैं। तो उनके इंडिया आने की खबर से चीन में बौखलाहट है, क्योंकि चाइना से शिफ्ट होने वाला टेस्ला, तो बौखलाहट तो समझ में आती है। अब चीन से अलग अलग मतलब कई तरह से आर्टिकल छापे जा रहे हैं, क्या क्या ट्वीट किया जा रहा है। अब चीन का ये कहना है कि अगर टेस्ला एलॉन मस्क भारत लेकर जाते हैं तो उससे नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये चीन में होता तो फ़ायदा होता, लेकिन अगर भारत में जा रहा है तो मतलब इससे नुकसान होगा। और जिस तरह से बात करते हैं, इनके पास पता नहीं किस चीज़ का नॉलेज है कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 1-2 इंडस्ट्री थी और कुछ भी नहीं था। मतलब पाकिस्तान जब बना तो तुम्हें क्या लगता है कि मोहम्मद जिन्ना मान गया था कि सब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ भारत ले जाओ, हम ऐसे ही ठीक है। मतलब कि बंटवारा तो ऐसे होता नहीं, बंटवारा तो होता है तो बराबर हिस्सों में चीज़ें बंटती हैं। मतलब बड़ी बड़ी मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी वो लाहौर में थी। तो मैंने किस चीज़ का नॉलेज है यही समझ नहीं आता है, क्योंकि जो वाग वे वो भी पाकिस्तानी कहते हैं कि हम जीते हैं, पाकिस्तान जीता है। जब पाकिस्तान बना तो इन्हें कुछ दिया नहीं गया, सब कुछ भारत के पास था, ये ऐसे ही थे, इनको कुछ नहीं मिला। हर वो चीज़ बराबर बांटी गई। अगर 80 इंडस्ट्री थी मान लो भारत के पास, तो भारत के पास आबादी भी तुमसे बहुत ज़्यादा थी। और 1947 से लेकर 2024 तक कभी भी ऐसा कोई साल, ऐसा कोई पल आया हो जब पाकिस्तान की जीडीपी हो वो हमसे ज़्यादा हुई हो। पता नहीं इन्हें किस चीज़ का नॉलेज है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे पाकिस्तान जा रहा था, अब जाके नीचे गिरा है। किस भ्रम में जी रहे हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।